हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस चौपाल। मैं आशुतोष। आधुनिक भारत के आज के इस खंड में हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर भारत आई थी, मगर यहाँ की कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजाओं की आपसी कलह को देखकर और इनके बीच अनेकता का फ़ायदा उठाकर वो भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने में लग गए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एक धीमी और योजनागत तरीके से हुई। बक्सर और पलासी की लड़ाई ने भारत का दुर्ग अंग्रेजों के लिए तोड़ दिया था, जिस पर आगे चलकर 5 व्यक्तियों ने इस काम को मंजिल तक पहुंचाया था, जो थे लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेल्जली और डलहौजी, जो कि बारी बारी से भारत के गवर्नर जनरल बने। कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी की, वेल्जली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरल ने उसे अंतिम रूप दिया। अब हम देखते हैं ब्रिटिश शक्ति विस्तार के जो प्रमुख अस्त्र थे। लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति, जिसे डायरकी भी कहा जाता है, वेल्जली की सहायक संधि नीति, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया है। अब इन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड क्लाइव की द्वैध नीति को। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर नवाब बना था, उसके बाद नजमुद्दौला नवाब बना। जिन लोगों ने लास्ट का चैप्टर नहीं देखा है वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जब नजमुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने इसको अपने शिकंजे में रखा और संधि करके प्रांत की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। इस तरह नवाब की सेना समाप्त हो गई। संधि के बाकी व्यवस्थाओं के अनुसार बाहरी संबंध, सेना तथा वित्तीय सभी प्रकार का नियंत्रण कंपनी ने ले लिया और नवाब को कुछ रुपए का वार्षिक पेंशन देकर बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथों में ले ली। अब समस्त जितना भी भू राजस्व था उस पर कंपनी का एकाधिकार हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्लाइव ने प्रशासन, राजस्व वसूली व दीवानी न्याय अपने पास रखकर आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय और बाकी सभी प्रशासनिक जिम्मा नवाब पर छोड़ दिया। अर्थात अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से सभी अधिकार और धन के सभी स्रोत अपने लिए रखा और जवाबदेहिता और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब पर छोड़ दी। अधिकार अंग्रेजों को और जिम्मेदारी का बोझ नवाब पर। इस प्रकार नवाब अब एक स्वतंत्र शासक न रहकर कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर रहने लगा। अब देखते हैं द्वैध शासन का, डायरकी का बंगाल पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने देखा कि शासन जो है अकाउंटेबल नहीं रहा, उत्तरदायित्व विहीन हो गया। सभी कर अंग्रेज वसूल करने लगे थे और शासन की जिम्मेदारी नवाब के अधिकारियों पर थी। इस प्रकार उनके पास शासन तंत्र को चलाने के लिए धन ही नहीं था, इसलिए शासन तंत्र जो था वो बिल्कुल ही फेल हो गया। दूसरा कुप्रभाव हमें कृषि पर देखने को मिलता है। कृषि का पतन हो गया। कृषकों के कर भार में वृद्धि हो गई और वसूली काफ़ी कठोरता से होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया और इस तरह कृषि बर्बाद होने लगी। इसके बाद उद्योग धंधों का भी पतन होने लगा। कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने लगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति खराब होने लगी। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया और स्थानीय बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के लिए काम करने को बाध्य कर दिया। इस तरह से भारत में उद्योग धंधों का पतन शुरू हो गया। चौथा जो कुप्रभाव था वो ये था कि शोषण, कुप्रबंधन और अराजकता का माहौल बन गया। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शासन तंत्र की विफलता की वजह से कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, परंतु जनता के प्रति उन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी। परिणाम स्वरूप राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। अब देखते हैं लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को। संधि के अनुसार
देसी रियासतों को कंपनी की अनुमति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के नागरिक को आश्रय या नौकरी देने का अधिकार नहीं था। कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं हो सकती थी। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी रियासत के खर्चे पर अपनी सेना रखेगी। मतलब ये जो सेना कंपनी रखती थी वो नवाब के खर्चे पे रखती थी, वो दूसरों के खर्चे पे रखती थी। कंपनी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। मुख्यतः उस वक्त नेपोलियन के आक्रमण से रक्षा करने का वचन दिया गया था। देसी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी। भारतीय रियासतों के ऊपर इस तरह से ब्रिटिश सर्वोच्चता कायम हो गई। अब देखते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी, हम क्रमानुसार देख लेते हैं। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले किया था 1798 में और 1800 में, उसके बाद मैसूर 1799 में, उसके बाद तंजौर, फिर अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर। इन राज्यों ने इस क्रम में सहायक संधि को स्वीकार किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंदौर के जो होलकर राज्य थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब देखते हैं सहायक संधि का राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा था। राज्य की संप्रभुता का खुलेआम हनन हो गया था, क्योंकि हमने देखा कि संप्रभुता अब नहीं बची थी, सारा नियंत्रण ब्रिटिश शासकों के हाथ में हो गया था। राज्यों को स्वयं की रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का तथा पड़ोसियों से संबंध के विषय पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित था। कंपनी की सेना के खर्चे का सारा बोझ राज्यों पर था, इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फलस्वरूप सेना का खर्च उठाने में असक्षम होने लगे और बहुत बड़े प्रदेश से इनको हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इनके पास प्रशासन चलाने के लिए धन नहीं था। संबंधित राज्य धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, जो कि स्वाभाविक था। यह प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए मीठा जहर साबित हुआ। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति को, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया है। इसके अनुसार उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था, या यूं कहें कि हड़प लिया जाता था। भारतीय राज्यों का उन्होंने 3 श्रेणी में विभाजन कर रखा था। प्रथम श्रेणी में वो थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थे, इन पे गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरी श्रेणी के जो राज्य थे उनमें मुगल या पेशवा के अधीन रियासतें थीं, जो कि अब अंग्रेजों के अधीन थे। इन्हें उत्तराधिकार के लिए सरकार से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था। जबकि तीसरी श्रेणी में वो सारे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था और उत्तराधिकार पर पूर्णतः पाबंदी थी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जिन लोगों ने अपनाया, जिसे हड़प की नीति भी कहते हैं, वो क्रमानुसार इस तरह है। सतारा ने 1848 में सबसे पहले, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर ने, फिर बघाट, झांसी और नागपुर ने। अब हड़प नीति का मूल्यांकन हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारित हो गई थी, सुदृढ़ और संगठित नजर आने लगी थी। अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण नीति जो कि शुरू से रही थी। प्रजा में ब्रिटिश के प्रति असंतोष की भावना जागृत हो गई थी, उनके कुप्रबंधन और कुशासन की वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में क्रांति का बिगुल बजा, जिसे हम सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब एक और नीति हम देख लेते हैं जो कि है रिंग ऑफ फेंस, जिसे घेरे की नीति कहते हैं। यह 1765 से 1813 के बीच में हुआ था। यह कंपनी के शुरुआती दिनों की नीति थी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। इसका उद्देश्य यह था कि अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करनी थी। जैसे बंगाल को सुरक्षित रहने के लिए अवध के नवाब के साथ संधि करके उसे बफर स्टेट बनाया गया, ताकि मराठा आक्रमण से बचा जा सके। यही सुरक्षित घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेंस कहा गया। अब कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं जो कि पूछा गया है। एक प्रश्न हम देखते हैं जो कि पूछा गया IAS 2017 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन अर्थात डायरकी सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। A. केंद्रीय विधानमंडल का 2 सत्रों में विभाजन। B. 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। C. 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। D. प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का
दो प्रवर्गों में विभाजन, प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। तो हमने देखा कि ऊपर के ये तीनों गलत हैं। प्रांत के विषय जो कि विभाजित हुए थे डायरकी में, द्वैत शासन में, कुछ पे अधिकार नवाब का था और कुछ पे अधिकार अंग्रेजों का था। तो इसलिए दो वर्गों में विभाजन हुआ है, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। एक दूसरा प्रश्न पूछा गया है आईएएस 2018 में, लॉर्ड वेल्जली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए, दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। बी, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। डी, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो हमने देखा कि पहला, दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से बचाया जाना था, यह भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ऐसा कुछ नहीं था। और डी, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो इसलिए ए, बी, डी गलत है और सही उत्तर जो होगा वो होगा सी। एक और प्रश्न पूछा गया है, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? अभी हमने हाल ही में देखा कि रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। अब है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी में 2013 में कि हमने सबसे पहले सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हमने देखा कि हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।